2026 सही से आया भी नहीं है और हमारी बीजेपी सरकार अपनी जनता के साथ एक चुनावी सियासत खेल रही है, जहां एक तरफ यूजीसी के नए नियम के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर खास तौर पर एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के पढ़ने वाले स्टूडेंट्स और पढ़ाने वाले टीचर्स को उनके हितों की रक्षा के लिए नए दिशा निर्देश और प्रावधान दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स एंड टीचर्स को ये लग रहा है कि ये सारे दिशा निर्देश और प्रावधान बिल्कुल हमारे खिलाफ हैं। इसलिए ये लोग इस तरह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और करे भी क्यों ना। जहां एक तरफ कई लोगों को ये लग रहा है कि ये कानून सीधा एससी, एसटी और ओबीसी के फेवर वाला कानून है, वहीं दूसरी तरफ हमारे जनरल कैटेगरी के लोगों को ये लग रहा है कि हमारी सरकार और एजुकेशन मिनिस्ट्री एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स एंड टीचर्स को डिस्क्रिमिनेशन और इक्वेलिटी के नाम पर जस्टिस दिलवाने के लिए सीधे तौर पर हमें निशाना बना रही है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस और पर्सन विद डिसेबिलिटीज वाले लोग किस कास्ट के अंदर आते हैं, या फिर क्या ये सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के अंदर आते हैं? और अगर मैं मान भी लूं कि तुम्हारे साथ सचमुच में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो अभी जो कुछ समय पहले एंजल चकमा का केस हमें देखने को मिला था, उस केस के अंदर एंजल चकमा से उसकी जाति पूछी गई थी या फिर धर्म, या किसी भी भारतीय व्यक्ति पर जानबूझ के एंटी इंडियन का टैग लगाना ये किस पढ़ाई और परवरिश के हैं कर्म? क्योंकि ये मुद्दा जैसा तुम्हें दिख रहा है वैसा है नहीं, और जैसा है वैसा तुम्हें दिख नहीं रहा। तो ये बात है 9 दिसंबर 2025 की, जब भारत के त्रिपुरा स्टेट से पढ़ाई के लिए देहरादून आए दो भाई एंजल चकमा और माइकल चकमा एक बाजार जाते हैं, जहां उन्हें कुछ लोग चाइनीज चिंकी और मोमोस कह के बुलाते हैं। इसके विरोध में इन दोनों भाइयों ने उन्हें ये कहा कि हम चाइनीज चिंकी या मोमोस नहीं है, हम भारतीय हैं या फिर हम इंडियंस हैं। लेकिन इनकी बातों को अपने ईगो पर लेकर उन लड़कों ने इन दोनों भाइयों को पीट पीट कर घायल कर दिया। फिर जैसे तैसे करके वहां के कुछ लोगों ने इन दोनों भाइयों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहां छोटा भाई माइकल चकमा तो ठीक हो गया, लेकिन बड़े भाई एंजल चकमा की 17 दिनों के बाद स्पाइनल एंड हेड इंजरीज की वजह से डेथ हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इन सब के बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका इस कंट्रोवर्सी से क्या लेना देना है? तो लेना देना इसलिए है क्योंकि जिस तरह यूजीसी के न्यू रूल्स में रिलीजन, कास्ट और जेंडर के बेस पर किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट एंड टीचर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने को गलत ठहराया गया है, उसी प्रकार स्टूडेंट एंड टीचर्स के साथ नस्ल के आधार पर भेदभाव करने को भी गलत ठहराया गया है। और हमारा संविधान कहता है कि भारत में जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन रिकॉर्ड्स कहते हैं कि ये चीज़ बिल्कुल गलत है। और आज भी हमारे देश के अंदर कई जगहों पर ऐसे भेदभाव होते हैं, जैसे एंजल चकमा का केस हो, या फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने वाले लोगों के साथ होने वाला डिस्क्रिमिनेशन हो। संविधान कहता है कि भारत में धर्म और समुदाय के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन आंकड़े कहते हैं कि ये भेदभाव तो हो रहा है। ठीक इसी तरह से संविधान कहता है कि भारत के अंदर जेंडर के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, लेकिन रिकॉर्ड्स में तो कुछ और ही चल रहा है। और संविधान ये भी कहता है कि हमारे देश में जाति के आधार पर भी भेदभाव नहीं हो सकता, लेकिन आंकड़े कहते हैं कि हमारे देश में पिछले 5 वर्षों के अंदर यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर आई कंप्लेंट में 100% से भी ज्यादा का इजाफा हुआ है। ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? साबित कुछ नहीं करना चाहता, बस मैं आपको इन सब की रियलिटी दिखाना चाहता हूँ कि जिन लोगों को लगता है कि हम इनके ऊपर होने वाले अत्याचारों में इन्वॉल्व नहीं रहते, या फिर हमारा इसके अंदर कोई भी मेन रोल नहीं है, तो आप लगातार प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? यानी कि आपको पता है कि यूजीसी का न्यू बिल आया है, तो हम इनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर पाएंगे, या फिर कथित तौर पर आप इनके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहते हैं, लेकिन ये कानून ऐसा होने नहीं दे रहा। अब जिन लोगों को लग रहा है कि मैं इस वीडियो में वन साइडेड बात कर रहा हूँ, तो आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी फीलिंग को भी समझता हूँ। और अब आपकी बात करते हैं। तो देखो, अपर कास्ट या फिर जनरल कैटेगरी के लोगों को ये लग रहा है कि ये कानून किसी स्पेसिफिक ग्रुप या फिर कास्ट के अगेंस्ट में बनाया गया है, जहां हमें खास तौर पर दोषी ठहराया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये गाइडलाइंस किसी जाति के खिलाफ नहीं, ये भेदभाव के खिलाफ है। और जहां एक तरफ इसके अंदर काफी सारी खासियत है, वहीं दूसरी तरफ इसके अंदर काफी सारी कमियां भी देखने को मिलती है। अबे साले, माफी चाहता हूं, लेकिन जिस तरह हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही इस गाइडलाइंस की भी अपनी खासियत और कमियां हैं। तो इसकी खासियत तो मैंने आपको मोटा मोटी बता दी, लेकिन अब बात कर लेते हैं इसकी कमियों के बारे में। कमी नंबर 1, जुर्माने के प्रावधान को खत्म कर दिया गया। जहां पहले झूठा केस करने पे जुर्माने का प्रावधान होता था, लेकिन अब कोई अगर झूठा केस करता है तो उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, या फिर कहे तो उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। वो झूठा केस कर रहा है तो समझ लीजिए अपने शौक के लिए कर रहा है,
लेकिन इसके लिए उसको कोई भी सजा नहीं मिलेगी। कमी नंबर 2, कानून का उल्लंघन करने पर जो दोषी को सजा मिलेगी उस सजा का सही से विवरण यहाँ नहीं दिया गया है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है, कानून का उल्लंघन करता है, तो उसकी जो सजा होगी उसका विवरण सही से नहीं दिया गया है। बस ये एक सजा सीधा हेड के हाथ में होगी। अगर हेड को लगता है कि इसे सजा देनी चाहिए तो सजा मिलेगी, अगर इसको नहीं लगता है तो सजा नहीं मिलेगी। यानी कि कोई भी प्रावधान वगैरह यहाँ नहीं दिया गया है। कमी नंबर 3, ये कमी स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स पर भी इम्पैक्ट कर सकती है, जहाँ खास तौर पर पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के टीचर्स को अपने सब्जेक्ट के अंदर रिलीजन, कास्ट और जेंडर से जुड़े टॉपिक्स को कवर कराने में थोड़ी हेजिटेशन हो सकती है। चौथी कमी इस न्यू गाइडलाइंस की ऑटोक्रेसी से रिलेटेड है, जहां यूजीसी या फिर गवर्नमेंट किसी भी कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज़ के फंड इस बेस पर रोक सकती है कि उन्होंने उनके द्वारा बनाई गई गाइडलाइंस का सही से पालन नहीं किया या फिर उनको फॉलो नहीं किया। और पांचवी कमी इसकी यह है कि अगर कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट या फिर टीचर किसी SC, ST या OBC कैटेगरी के स्टूडेंट या टीचर्स के साथ भेदभाव करेगा तो उसको सजा मिलेगी। लेकिन अगर कोई SC, ST या OBC कैटेगरी का स्टूडेंट्स आपस में ही भेदभाव करे तो उसको कोई सजा नहीं मिलेगी। इसकी सजा का प्रावधान यहाँ नहीं दिया गया है। और जो लोग बिना कुछ जाने समझे या सोचे इसका जम के विरोध करे जा रहे हैं, उनको भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले इसकी गाइडलाइंस को पढ़िए, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। तब आपको पता चलेगा कि इसकी असलियत क्या है। बिना कुछ जाने समझे सोचे आप ऐसे ही हाथ पैर मत मारिए। एग्जाम्पल के लिए इसके सेकंड पॉइंट उद्देश्य या फिर ऑब्जेक्टिव में कहा गया है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांगजनों अथवा इनमें से किसी के भी सदस्य के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के हितधारकों के मध्य पूर्ण समता एवं समावेशन को संवर्धन देना है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या धर्म सिर्फ SC, ST या फिर OBC वालों का ही होता है? क्या नस्ल केवल SC, ST या फिर OBC वालों की ही होती है? क्या जेंडर रिकॉर्ड्स में सिर्फ SC, ST और OBC के लोगों को ही गिना जाता है? क्या जन्म स्थान या दिव्यांगता सिर्फ SC, ST और OBC कैटेगरी के लोगों की ही होती है? इसके साथ साथ इसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी कि EWS कैटेगरी वाले लोगों को भी प्रोटेक्शन देने की बात की गई। तो इन सब चीज़ों को जानने और सुनने के बाद भी आप खुद से कुछ पढ़ के या समझ के अपनी ओपिनियंस नहीं बनाते हैं और चुनावी सियासत की चिंगारी में लगातार जलते चले जाते हैं, तो इसका भयंकर खामियाजा भी सिर्फ आप लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अगर वाकई में हमारी सरकार को इसके लिए थोड़ी सी भी हमदर्दी है तो इन्होंने इसका परफेक्ट सॉल्यूशन रोहित वेमुला केस और पायल तडवी केस में ही क्यों नहीं निकाल लिया, जहां 2016 में रोहित वेमुला ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से स्ट्रगल करते करते सुसाइड कर लिया था। वहीं 2019 में 26 वर्षीय पायल तडवी ने भी अपनी जाति को लेकर होने वाले उत्पीड़न से परेशान होकर कई महीनों बाद सुसाइड कर लिया था। वैसे भी करंट सिचुएशन में यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के प्रोटेस्ट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने UGC की न्यू गाइडलाइंस को स्थगित कर दिया है, लेकिन प्रोटेस्ट अभी भी जारी है।